आज के इस वीडियो में जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज का 5वां वीडियो। इसमें आज हम लोग सेट 5 को बनाएंगे और आप सभी को ज्ञात है कि ये जो सीरीज चल रही है ये हाल ही में प्रकाशित एडुटेरिया के करंट अफेयर्स बुक से लिया गया है, जिसमें पूरे एक वर्ष के घटनाक्रम का संग्रहण किया गया है। तो आइए इसके 5वें वीडियो की तरफ चलते हैं और आज हम लोग जो है 50 प्रश्न जो 5वें सेट के अंतर्गत पूछे गए हैं उन 50 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये सीरीज जो है आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करें, अधिक से अधिक लाइक करें ताकि हमें पता चल सके कि आपको ये सीरीज जो है वो पसंद आ रही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न के साथ ही मैं बता दूं कि इसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे हमारे मौजूद होगा। टेलीग्राम का लिंक और टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है इसकी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है? तो फॉस्फीन नामक गैस की खोज सबसे अभी लेटेस्ट है, वो है शुक्र ग्रह पे ये खोज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अर्थात लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में शुक्र ग्रह पे फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है। इस गैस की ये विशेषता है कि ये जो है रंगहीन होती है और इसकी जो गंध होती है वो लहसुन या सड़ी हुई मछली की जैसी आती है और इसकी खोज से जो है शुक्र ग्रह पर ऑक्सीजन की संभावना को जो है बल मिला है, अर्थात ऑक्सीजन गैस की संभावना जो है शुक्र ग्रह पे व्यक्त की गई है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो विशेष करके सामाजिक कार्यों के लिए या शांतिपूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है। इसे ब्रिटेन के अंग्रेजी इतिहासकार डेविड एटनबरो को जो है दिया गया है। इसके तहत 25 लाख रुपए की जो है नगद पुरस्कार दी जाती है। नवंबर 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था। ये ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन डेविड एटनबरो को दिया गया है। ये याद रखेंगे इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ब्रिटेन से है। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम का संबंध किस देश से है? तो डोमिनिक थिएम जो है वो आप सबसे पहले तो यूएस ओपन जान लें। ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हार्ड कोर्ट पे खेला जाने वाला ये यूएस ओपन होता है। हाल ही में यूएस ओपन 2020 आयोजित हुआ जिसके विजेता जो रहे वो कौन रहे? डोमिनिक थिएम रहे। ये इनका पहला यूएस ओपन था जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। इनका संबंध जो है वो ऑस्ट्रिया देश से है। इन्होंने अलेक्जेंडर जेवियर को हरा करके जो है फाइनल में ये प्रतियोगिता जीती है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में यूएस ओपन में 2020 की महिला विजेता कौन रही? तो महिला विजेता जो है वो रही है जापान की नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने विक्टोरिया अजारेंका को हरा करके, जो कि बेलारूस की हैं, उन्हें हरा करके इन्होंने यह पुरस्कार जो है यानी ये खिताब जो है जीता है। आते हैं 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा? तो वास्तव में स्वनिधि योजना जो है वो एक प्रकार से सड़क वेंडर, स्ट्रीट वेंडर्स जिसको कहते हैं, सड़क के किनारे जो दुकान लगाने वाले ठेलाधारी या अन्य जो है रेहड़ी वाले होते हैं, उनकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 का ऋण जो है वो प्रदान किया जाएगा। इस योजना को लागू करने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने सिडबी के साथ जो है समझौता किया है और इसके माध्यम से जो है इन्हें ऋण प्रदान किया जाएगा। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनियम कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत जहरीले कचरे को जो है सुरक्षित रूप से जो है निपटाया जाएगा तथा उन्हें पुनर्चक्रण करने का प्रयास किया जाएगा। आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा था। चीन तथा पाकिस्तान के मध्य हुआ यह समझौता हुआ है। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो वास्तव में ये जो कोहाला जल विद्युत परियोजना की बात की जा रही है वो चीन और पाकिस्तान के बीच पीओ के क्षेत्र में हो रही है और ये जो है झेलम नदी पे किया जा रहा है, इसीलिए ये चर्चा का विषय भी है और भारत जो है इसका विरोध भी कर रहा है। आते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को जो है वो 43वां स्थान प्राप्त हुआ है और IMD द्वारा ये जो है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है और 2019 में भी भारत को जो है ये 43वां स्थान ही प्राप्त हुआ था।
तो 19 में भी ये 43वां स्थान था और 20 में भी 43वां स्थान ही प्राप्त हुआ है। इसमें पहला स्थान की बात कर ले तो पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? आपको पता है कि काफ़ी प्रसिद्ध है ये पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस के इस बार का जो थीम था वो था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के उत्सव को मनाना, यानी खास करके जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इस बार के पर्यावरण दिवस के थीम को विशेषता दी गई। आते हैं 10वें प्रश्न की ओर। महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किन देशों को प्राप्त हुई है या किस देश को प्राप्त हुई है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील। तो इसका उत्तर आपको पता होगा, ये उत्तर जो है इसका डी होगा। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया दोनों को संयुक्त रूप से जो है ये मेजबानी दी गई है। जिस प्रकार से पुरुष फुटबॉल विश्व कप होता है उसी प्रकार से महिला विश्व कप भी आयोजित किया जाता है और जिसकी मेजबानी जो है दी गई है। तो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से करेंगे और महिला विश्व कप में भी 32 टीमें भाग लेती हैं। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष जो है यूएन की जो महासभा आयोजित होती है उसके लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं और हर बार नए अध्यक्ष होते हैं। तो 75वें सत्र के लिए जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है वोल्कान बोजाकिर। ये वोल्कान बोजाकिर जो है वो तुर्की के राजनयिक हैं और इनका संबंध किस देश से है? तो आप याद रखेंगे तुर्की से है। ये भी प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने की जो घोषणा है ये की गई है केरल राज्य सरकार के द्वारा। इसके बारे में मैं बता दूं कि केरल गरीब रेखा से नीचे रहने वाले ऐसी फ्री सेवा इंटरनेट की देने वाला पहला राज्य बन गया है। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है? तो हाल ही में निसर्ग चक्रवात जो है वो काफ़ी चर्चित रहा था और इसने जो है पश्चिमी तट खास करके महाराष्ट्र और गुजरात, अर्थात ऑप्शन इसका डी जो है वो सही होगा। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में जो है काफ़ी प्रभावित किया, यानी अरब सागर में ये चक्रवात उठा था और इसका नामकरण जो निसर्ग है ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। 14वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस देश ने हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने संबंधों को समाप्त कर लिया है? तो काफ़ी चर्चित रहा था ये मुद्दा और ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। अमेरिका ने ऐसा किया है। अमेरिका ने हाल ही में WHO पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उससे अपने संबंधों को समाप्त कर लिया है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अमेरिका WHO में सबसे अधिक जो है वो फंड प्रदान करने वाला देश था, लेकिन अभी WHO के कोविड-19 के व्यवहार या उसकी अनिश्चितता के कारण उसने जो है अपने संबंधों को तोड़ लिया है। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर। प्रवासी राहत मित्र ऐप। प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है ये किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया था? तो कोविड-19 के दौर में ये जारी किया गया था और ये जारी किया गया था उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा। क्या था ये, इसको थोड़ा सा जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के बाद दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लाभ जो है वो उन प्रवासियों को प्रदान करने का प्रयास किया। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुए हैं? तो अगर बात करें कि 2019-20 में तो ये सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। वित्त वर्ष 19-20 के दौरान भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, जिसे सर्वाधिक FDI हम लोग कहते हैं। और इस तरह से भारत जो है पूरे FDI प्राप्त करने वाले देशों की सूची में 9वें स्थान पे रहा है। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर पुस्तक निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी पुस्तक काफ़ी चर्चित रही थी और इसके जो आंसर है वो है प्रीति के श्रॉफ। तो आपको ये नाम याद रखना है, मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स किसके द्वारा लिखी गई थी। 18वें प्रश्न की ओर आते हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में पेगोंग झील के लेकर के भारत एवं चीन के मध्य जो है विवाद उत्पन्न हो गया है और यह झील कहाँ स्थित है? तो पेगोंग झील जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा था और इसका सही उत्तर है ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है।
आपको कई बार जम्मू कश्मीर भी ऑप्शन दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज हो। तो इसका सही उत्तर आप याद रखेंगे लद्दाख क्षेत्र में ये पड़ता है। लद्दाख में स्थित पैगोंग झील के क्षेत्र को लेकर के भारत एवं चीन के मध्य विवाद की स्थिति बनी। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो भारत में, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो चाइना में पड़ता है और इसकी वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है वो झील के बीचों बीच से गुजरती है और इसी को लेकर के थोड़ा सा विवाद जो है अभी उभर करके सामने आया था। 19वें प्रश्न की ओर आते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर रतन लाल है, भारत से संबंधित है, इन्हें दिया गया है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। यह कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान होता है। डॉक्टर रतन लाल ने मिट्टी की गुणवत्ता को बचाए रखने और उनके नवीन तकनीकों को बढ़ावा देने के कारण कई करोड़ जो किसान हैं उनको लाभ पहुंचाया, जिसके कारण उन्हें ये जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है रोजर फेडरर। और रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो इनका जो खेल है वो लॉन टेनिस से संबंधित रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में है। इसके अलावा फुटबॉल में लियोन मेसी जो है वो सर्वाधिक कमाई करने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा पूरे सभी प्रकार के खिलाड़ियों में बात करें तो। आते हैं 21वें प्रश्न की ओर। किस भारतीय राज्य ने आई फ्लोज नामक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली की जो है शुरुआत की है? तो आई फ्लोज नामक जो है ये बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत जो है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। बाढ़ आने से पूर्व सूचना प्रदान करने हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। भारतीय महिला टीम की कौन से खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? काफ़ी चर्चित रही थी जब ये टूर्नामेंट चल रहा था। तो आपका नाम याद होगा, शेफाली वर्मा इनका नाम है और ये काफ़ी चर्चित रही थी उस टूर्नामेंट के दौरान। केवल मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है वो T20 फाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। हालांकि भारत जो है ये मुकाबला जीत नहीं सका, लेकिन शेफाली वर्मा अपने 16 वर्ष की उम्र में फाइनल खेलने के लिए जो है काफ़ी चर्चित रही। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्ष के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो आपको पता है कि हर बार जो है 5 ऐसे देशों को चुना जाता है जो अस्थायी सदस्य देश के रूप में चुने जाते हैं और उन्हें जो है 2 वर्षों के लिए जो है मौका मिलता है, जबकि 5 अस्थायी देश जो है वो आप पढ़े हैं कि 5 अस्थायी देश होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं जिन्हें क्रमशः 2-2 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इसमें अगर बात करें कि कौन से देश चुने गए हैं, तो चुने गए देशों में जिनको नहीं चुना गया है वो है म्यांमार। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश PCS की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो भारत के अतिरिक्त ये तीनों चुने गए हैं, जबकि म्यांमार को नहीं चुना गया है। म्यांमार के अलावा अगर बात कर लें तो भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, केनिया तथा नॉर्वे को जो है इस बार चुना गया था। 24वें प्रश्न की ओर। एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये जो है ये शुरू किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। क्या है ये? तो सूचना प्रसारण द्वारा जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। 25वें प्रश्न की ओर आते हैं। वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? CRPF, BSF, CISF, ITBP। इसका सही उत्तर है CISF। CISF ने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में बनाने की घोषणा की है। इसके तहत सैनिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों को जो है क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। आइए आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। हमारा 26वां प्रश्न है, किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज SEZ स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने त्रिपुरा में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा की है। यह त्रिपुरा के सबरूम जिले में बनाया जाएगा, जो कृषि उत्पादों से जुड़े
प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित होगा। तो त्रिपुरा के क्षेत्र में जो है वो सेज क्षेत्र का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। 27वें प्रश्न की ओर आते हैं। नवंबर 2019 में चर्चा में रहा RCEP ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसे जरूर याद रखेंगे, ये आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। पीटी और मेंस दोनों ही दृष्टि से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है ये? तो नवंबर 2019 में भारत ने RCEP से अलग होने का फैसला किया। RCEP में भारत के अलग होने के बाद 15 सदस्य देश होंगे, जिसमें 10 आसियान सदस्य देश हैं। वास्तव में यह एक व्यापार को सरल बनाने वाली संधि थी। आते हैं 28वें प्रश्न की ओर। विश्व का पहला देश जो धान 29 यानी धान 29 नाम से गोल्ड राइस की खेती करेगा। ये गोल्डन राइस जो है ये काफ़ी फेमस रहा है, यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया है पहले। तो गोल्डन राइस की खेती करने वाला देश जो है वो बन गया है बांग्लादेश। और हाल ही में जो है फिलीपींस, जहाँ पर एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर एक नए प्रकार के चावल की जो है किस्म तैयार की गई है, धान 29। इसे जो है बांग्लादेश में उत्पादित किया जाएगा और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है और इससे जो है विटामिन ए की कमी जो है शरीर में दूर होती है इस राइस से। और यही प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में। 29वें प्रश्न की ओर आते हैं। कोमोरोज के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति महोदय को एम वेंकैया नायडू। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को अक्टूबर 2019 में कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया गया। और कोमोरोस के राष्ट्रपति जो है वो अजाली असाउमानी है। आते हैं 30वें प्रश्न की ओर। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का आयोजन वर्ष 2020 में कहाँ किया जाएगा? ये मैंने कल भी आपको बताया था कि जो 2020 में IPL का आयोजन है वो UAE में कराया जा रहा है और UAE में इसका आयोजन हो रहा है, जो कि 19 सितंबर से लेकर के 8 नवंबर 2020 तक चलेगा। और IPL के जो चेयरमैन है अभी ब्रिजेश पटेल हैं, उनका भी नाम याद रखिएगा, कई बार इससे भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। अब आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड QUAD का सदस्य नहीं है? तो QUAD क्या है? तो आइए उसको जानते हैं। क्वाड एक संस्था है और एक प्रकार का ग्रुप है जिसमें भारत, जापान, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया समूह के रूप में बने हुए हैं, यानी इसमें जो चीन है वो सदस्य देश नहीं है। चीन की विस्तारवादी नीतियों का काउंटर करने के उद्देश्य से ही 2007 में इन देशों के मध्य एक राजनीतिक वार्ता शुरू हुई थी और जिसे नाम दे दिया गया था क्वाड। तो आप इसे याद रखेंगे कि चीन इसमें शामिल नहीं है। और कौन कौन देश शामिल है? तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 25 दिसंबर के अवसर पर सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई। इस सूचकांक के में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो आपको पता है कि 25 दिसंबर को जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है और इसी के अवसर पर जो है एक सूचना जारी की जाती है, आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो बड़े राज्यों में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों में जो है हिमाचल प्रदेश को और केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 33वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में जीलैंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई है। यह महाद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है और कहा जा रहा है कि इसका 94% पार्ट जो है वो पानी के यानी जल के नीचे है और 94% जो है वो जल में डूबा हुआ है। ये न्यूजीलैंड के ठीक नीचे बसा हुआ जो है एक महाद्वीप है जो पानी के अंदर चला गया हुआ है। 34वें प्रश्न की ओर आते हैं। वर्ष 2021 में UNFCCC के COP26 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वर्ष 2021 में जो COP26 का आयोजन होगा, इसका आयोजन जो है स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। इसके अलावा आपको जो है इस प्रश्न के थ्रू जो है आप कुछ अन्य जानकारी भी ले सकते हैं, जैसे इसका आयोजन स्विट्जरलैंड नहीं स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इसका सही उत्तर है स्कॉटलैंड।
और इसका आयोजन स्कॉटलैंड में किया जाएगा। और यूएनएफसीसी का जो है आपको फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इससे मेरे इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसके अलावा कॉप का भी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसका जो है फुल फॉर्म है। और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। आते हैं 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, फरवरी 2020 में BBIN मोटर वाहन समझौता 4 देशों के मध्य जो है संपन्न किया गया। ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं था? तो BBIN जो 4 देश है, इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल से मिलकर के बना हुआ है। तो भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल यानी ब्रिटेन जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ब्रिटेन जो है इसका आंसर होगा सही। आते हैं 36वें प्रश्न की ओर। कोविड-19 आपदा को से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है? तो कोविड द्वारा जो आपदा प्रबंधन को लागू किया गया है वो है अधिनियम 2005। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया गया है। 37वें प्रश्न की ओर आते हैं। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक हाल ही में प्रकाशित की गई है, जिसके लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक जो है रस्किन बॉन्ड है, जो कि काफ़ी चर्चित लेखकों में से एक है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा कि रस्किन बॉन्ड जो है वो इनके लेखक हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो पिछला प्रश्न था आपको 2005 वाला प्रश्न, ये अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के PCS एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। 38वें प्रश्न की ओर आते हैं। बजट 2020-21 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो बजट जो 2020-21 थी उसमें अलग अलग कार्यों के लिए जो है राशि आवंटित किए जाते हैं। इसमें शिक्षा के लिए 99,300 जो है ये रुपए जो है आवंटित किए गए हैं, करोड़ रुपए। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 69,000 करोड़ रुपए और जल जीवन एवं मिशन के लिए जो है 11,500 करोड़ रुपए जो है आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। 39वें प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत का प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो ये काफ़ी चर्चित है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो घोषित किया गया है गंगा नदी डॉल्फिन को, और ये स्थापित किया जा रहा है भागलपुर में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा 40वां प्रश्न जो है जनवरी 2020 में संपन्न होगा कैजिन युद्ध अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 2020 में जो संपन्न हुआ था कैजिन युद्ध अभ्यास, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कैजिन युद्ध अभ्यास जो है ये किसके किसके मध्य हुआ था और क्या थी इसकी विशेषता? आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। इसका सही उत्तर है कि भारत और जापान के नौसेना के बीच जो है ये युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था। और ये दोनों ही देशों के बीच जो है एक प्रकार का सहयोग स्थापित करने के लिए जो है किया जाता है, ताकि नौसेना का प्रशिक्षण हो और सैनिक और खास करके रणनीतिक मामलों में एक दूसरे के सहयोग के लिए इस प्रकार के युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। आते हैं 41वें प्रश्न की ओर। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के शीर्ष 10 पहलों में भारतीय पहल कुडोल को जो है शामिल किया गया। ये क्या है कुडोल? तो आइए जानते हैं कुडोल क्या है, और काफ़ी चर्चित रहा था। ये मणिपुर राज्य द्वारा किया गया था और इसकी चर्चा इसलिए की गई थी कि मणिपुर के एक NGO संस्था या ऑल द्वारा ये शुरुआत की गई थी। इसके तहत HIV प्रभावित लोगों, जिनकी दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो है इस NGO संस्था ने इस अभियान के तहत काफ़ी मदद की थी, जिसके कारण ये चर्चा में रहा था। ये मणिपुर से संबंधित है। आते हैं 42वें प्रश्न की ओर। दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो दुनिया का पहला CNG टर्मिनल जो है वो भावनगर गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर जो है वो भावनगर गुजरात जो है इसका सही उत्तर होगा। आते हैं 43वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो जीता है? तो 43वें प्रश्न की ओर आते हैं। यह जो है शेख हसीना को ये जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हाल डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो शेख हसीना जी को दिया गया है।
और यह पुरस्कार जो है खास करके तनाव, संघर्षों और आतंकवाद से मुक्ति एवं शांतिपूर्ण विकास को लेकर के दिया गया है। तो दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जो है खास करके शेख हसीना जी का पिछला कार्यकाल जो है वो काफ़ी चर्चित रहा था, जिसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और उनके संबंध में आपको पता होगा कि वो बांग्लादेश से संबंधित हैं। आते हैं 44वें प्रश्न की ओर। इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कुलशेखरपट्टिनम जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसको हाल ही में यहाँ पर ज़मीन भी ले ली गई है और कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो कुलशेखरपट्टिनम जो है वो अभी हाल ही में जो चर्चा का विषय रहा वो तमिलनाडु से संबंधित है। 45वें प्रश्न की ओर आते हैं। अभी हाल ही में भारत के ग्रेटा के रूप में चर्चित लिसी प्रिया कंगुजम ये क्यों चर्चित रही थी और किस राज्य से संबंधित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मणिपुर राज्य से संबंधित है और पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी चर्चित रही। मात्र 8 वर्ष की उम्र में जो है पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में चर्चित रही। इन्हें कई जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी दिए गए हैं और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जो है विश्व स्तर पर प्रचलित है। आते हैं 46वें प्रश्न की ओर। आईसीसी द्वारा जारी T20 रैंकिंग के क्रम में किस देश को क्रिकेट टीम में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो आईसीसी द्वारा रैंकिंग जारी किया जाता है तो सितंबर में जो जारी रैंकिंग है उसके अनुसार पहला स्थान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को मिला है, दूसरा स्थान जो है वो इंग्लैंड को मिला है और भारत को जो मिला है वो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये आईसीसी की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की T20 रैंकिंग है, यानी केवल T20 खेलने वाले देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। इसके अलावा बता दूं कि आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जिसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। 47वें प्रश्न की ओर आते हैं। 16 सितंबर 2020 को मनाए जाने वाले ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था जीवन के लिए ओजोन, यानी ओजोन फॉर लाइफ, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। इसके अलावा बता दें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में वो 16 सितंबर को आयोजित हुआ था, जिसमें ओजोन परत के संरक्षण का विषय सबसे महत्वपूर्ण था। इसी को लेकर के बाद में जो है एक दिवस की शुरुआत की गई जिसे हम लोग ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में जानते हैं। कई बार यही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है हमारा, सितंबर 2020 में प्रकाशित की गई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? ये बहुत ही फेमस राइटर है रामचंद्र गुहा, इनकी पुस्तक आई है और वही इनके लेखक हैं। इसके अलावा रामचंद्र गुहा जी की कुछ पुस्तकें जो और ज़्यादा चर्चित रही हैं, इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया, ये 2-3 पुस्तकें हैं जो काफ़ी चर्चित रही हैं इनकी और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे यानोमामी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो यानोमामी जनजाति जो है स्पेशली ब्राज़ील और थोड़े बहुत जो है वेनेजुएला के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये अमेजन वर्षा वन के जनजाति है और इनकी जनसंख्या जो है लगभग 35,000 के आसपास जो है इनकी जनसंख्या मानी जा रही है। और ये जारवा जनजाति के तरह ही अपने समुदाय में रहते हैं और नग्न रहना या फिर इनकी अपनी संस्कृति है जो कि काफ़ी प्रचलित भी है। ये कुछ वर्षों पहले काफ़ी चर्चा में थे जब सोने के खदान को खोदने वाले लोग जो है जब इनके क्षेत्र में पहुंचे थे और इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था तो उन्होंने इन जनजातियों का नरसंहार किया था और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में इस जनजाति के लोगों को मार दिया गया था। फिलहाल कोविड-19 के कारण यहाँ पे एक बच्चे की मृत्यु हो गई जिसके कारण ये जनजाति जो है चर्चा का विषय बनी। तो यानोमामी जनजाति जो है वो अमेजन वर्षा वनों की जनजाति है जो ब्राज़ील और वेनेजुएला के क्षेत्र में पाई जाती है। आते हैं 50वें प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के दौरान चन्नापटना खिलौने का नाम लिया गया था और इसके निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। ये खिलौना किस राज्य से संबंधित है? तो बहुत ही चर्चित है, ये कर्नाटक से संबंधित है। इसका इतिहास जो है लगभग 300 वर्ष पुराना है। कहा जाता है टीपू सुल्तान के समय जो है इस खिलौनों को जो है लोकप्रियता मिली थी और बेंगलुरु और मैसूर के बीच एक छोटा सा जगह है चन्नापटना, वहीं पे ये जो है बनाया जाता है खिलौना और आज भी इसकी खिलौना की लोकप्रियता को देखते हुए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये चन्नापटना खिलौना जो है वो किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए।